दोस्तों एक तलाकशुदा औरत जो देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसे एक आदत थी कि उसे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। जो हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली की रवाना होती है दोस्तों। प्लेटफार्म पर हजारों लोग बैठे हुए थे, उन्हीं के बीच में एक लड़की भी बैठी हुई थी दोस्तों। जब उन लड़की के ऊपर उसके 5 साल पुराने तलाकशुदा पत्नी की नज़र पड़ती है, ओ उसके करीब आता है दोस्तों। देखने की कोशिश करता है कि अब इसके जीवन में कौन है दोस्तों, उसका साथ कौन रह रहा है और वह कहाँ जा रही है। दोस्तों जब ट्रेन आती है वह लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है दोस्तों। उसके पति का टिकट जो है उसी के एसी डिब्बे में होता है, लेकिन वह भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। वह युवक अपने तलाक पत्नी के सीट पर ही बैठने की कोशिश करता है, लेकिन आज की रात का सफ़र उसके साथ अच्छा से कट सके। दोस्तों एक दिल को छू लेने वाली कहानी है दोस्तों। ये आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लगेगी दोस्तों। लेकिन कहानी को आगे सुनाने से पहले दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम लोग को हौसला बढ़ता रहे। उस लड़की का नाम पूजा होता है दोस्तों, और उस लड़की का नाम जो लड़के होते हैं प्रदीप। दोनों की शादी 5 साल पहले हो गई थी दोस्तों। जो 2 साल पहले यानी 5 साल पहले दोनों तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थी उसमें, लेकिन फ़िलहाल तलाक हो चुका था। ट्रेन चल पड़ती है तो पूजा भी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगता है दोस्तों। तो उसके पीछे पीछे जो उसका 5 साल पहले तलाकशुदा पति था वो भी उसी कोच में घुस जाता है, उसी डब्बे में घुस जाता है दोस्तों। हालांकि उसका जो टिकट है वह एसी डिब्बे का था, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को देखता है बहुत उदास बैठी रहती है, और वही खूबसूरत, वही सुंदरता, वही कश्मकश, और सोचता है कि चलो 5 साल बाद मिली है तो किसी ना किसी बहाने उसके पास बैठा जाए, उसके कुछ बातें किया जाए। तो दोस्तों इसलिए वह उसी डिब्बे में घुस जाता है। तो दोस्तों जो पूजा होती है वह डिब्बे के बीच में जाकर साइड वाले सीट पर बैठ जाती है। वहीं पर उसका टिकट रहता है, और वो जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। प्रदीप देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था दोस्तों। अभी आके उसके पास बैठा था, क्या पता कि बैठने की कोशिश करता है, क्योंकि अगले बैठी हुई थी पूरा सीट खाली था। 1-2 लोग बोले कि अभी 1 घंटे उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसे बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं यहाँ बैठने की को नहीं दूंगा, आराम करने जा रही हूँ। अब दोस्तों प्रदीप पीछे देख रहा था, पूजा जो खिड़की के बाहर झांक रही थी, जब कोई आता उसको मना कर देता था। प्रदीप धीरे से आता, वह बैग उसके सामने रखता है, वह पैर फैलाता बैठी हुई थी। जैसे बैग रखता है तुरंत बोलती कि यहाँ कहाँ रहे हो, यह मेरी सीट है, उतारो इसको यहाँ पर, हटाओ। प्रदीप बोलता है कि मैडम मैं बस 1-2 घंटा में उतर जाऊँगा, मेरी सीट है, नहीं तो अभी तक मैं सोने का टाइम नहीं हुआ हो रहा है, आपको तो मुझसे बैठने दे दिया जाए। अब वो आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है, उसकी तरफ देखती है, 1-2 सेकंड देखती है, उसका तलाकशुदा पति होता है दोस्तों, और वह पहचान जाती है, और वह अपना पैर समेट लेती है, इशारा करती है कि बैठ जाओ। अब दोस्तों दोनों ही मन में मन तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे। जो प्रदीप है शुरुआत करता है दोस्तों, बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ। तो पूजा बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्या जाऊँगी इलाज कराने। प्रदीप बोलता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट पर मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे आराम करना है, तुम काफ़ी उदास भी लग रही हो, क्या बात है। तो पूजा बोलती है नहीं, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, और मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे, आप बैठे हो तो बैठ ऐसे रहो, परेशानी नहीं है। मुझे तो प्रदीप कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो। पूजा कहता है कि पहली बार जा रही हूँ। अब उसको एक टक निहारे लगता है दोस्तों, और पूजा खिड़की के बाहर देखते देखते कभी एक नज़ारा उसको भी मान लेती है। सर्दियों का मौसम था दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी। ट्रेन चलने लगती है तो ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ ना कुछ ओढ़ने लगते हैं, अपना निकाल लेते हैं। पूजा भी अपने बैग से वही कंबल निकालती है और ओढ़ लेती है दोस्तों। जो प्रदीप था उसका तो कुछ लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि एसी में सब कुछ मिलता है, कंबल चादर वगैरह कुछ घर से नहीं लाया था दोस्तों। जब ठंड लगने लगती है तो पूजा उससे कहते हैं कि आप नहीं लाए हैं कुछ ओढ़ने के लिए क्या? प्रदीप बोलता है नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं कुछ लाया ही नहीं।
पूजा बोलती है कि आपको लाना चाहिए, आपको ठंड लग जाएगी। अब दोस्तों जब अगला स्टॉप आता है, साइड के सीट का जो दूसरा पैसेंजर था वो ट्रेन में चढ़ता है, उसके बाद सीट पर आके बैठने लगता है दोस्तों। उसको बैठते ही पूजा बोलती है कि इस पर कहाँ सामान रखा हुआ है, इस पर कहाँ बैठ रहे हो आप, ये सीट हमारी है। और बोलता है कि क्या बात कर रही हो, आधा सीट तो खाली है। इसमें बोलती कि नहीं, यह मेरी पूरी सीट है। दोस्तों अपना टिकट निकालती है और प्रदीप को भी देती है। प्रदीप समझता है कि ऐसा है, आधी सीट तुम्हारी है, आधी सीट इनकी है। जब सोना होगा तो ये पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनको हो जाएगी। अक्सर इस बात पर लोग लड़ने लगते हैं दोस्तों। उनको पता नहीं था कि अगला पैसेंजर जो आता है उसको बोलने में इतना परेशानी हो रही थी दोस्तों। जहाँ तक बैठने का अधिकार है तो आधी सीट उनकी है दोस्तों। उनकी बात समझ आ जाती है, पूजा चुप हो जाती है। जब तक वो आदमी खड़ा ही रहता है तो दूसरा पैसेंजर होता है, उसके बाद जो जाकर बीच में बैठने की कोशिश करने लगता है दोस्तों। तो उसको पूजा कहती है कि यहाँ वहाँ कहाँ बैठ रहे हो, तुम अपने सीट पर जाओ और यहाँ आपकी सीट नहीं है। बैठते बैठते उठ जाता है और प्रदीप को बोलता है कि भाई साहब आप इधर आ जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठा जाऊँ। दोस्तों दूसरी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर ट्रेन जो है वह चल पड़ती है। जब ट्रेन चल पड़ती है दोस्तों तो काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी। अब वो जो पैसेंजर नहीं आ रहा था अपना कंबल ओढ़ लेता है निकाल के। अब दोस्तों ठंड काफ़ी बढ़ जाती है तो पूजा अपना कंबल जो है उसको उड़ाने लगता है दोस्तों। उसको पैर पर डालते हुए बोलती है कि ओढ़ लीजिए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ठंड से। प्रदीप बोलता है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती है। जब ये बात सुनता है दोस्तों तो दोनों पति पत्नी में इनका तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के दिनों में कंबल की खींचातानी को लेकर लड़ाई हो जाती थी दोस्तों। और पूजा जो है कि मार गुस्से से उसके लड़ाई झगड़ा करती थी और पानी डाल दिया करती थी। रात भर दोनों कुछ और लड़ते गुजार देते थे। अब दोस्तों प्रदीप इशारा उसी की तरफ कर रहा था। पूजा भी समझ जाती है और मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है और बोलने लगती है कि उसमें ज़रूर आपकी गलती रही होगी। बोलता है कि नहीं, आपने पानी डाल दिया था, उस पर तो बताओगे मेरी गलती कहाँ थी। दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफ़र चलता है दोस्तों। धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है तो पूजा बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। बोलता है कि मैं कुछ लाया नहीं हूँ, अभी आएगा कोई तो मैं उसे ख़रीद लूँगा, या इतना कहकर खा लूँगा। अब जो दोस्तों पूजा कहती है कि तो हाँ, खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ टाइम ही पता नहीं है, आपने बैग वगैरह में रखी हुई है, अभी उसका शुरू हो जाता है। लेकिन प्रदीप बोलता है कि अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना उसे ही छोड़ दिया। पूजा हैरान हो गई और बोली कब से? बोला 4 साल हो गए मैं नहीं पीता हूँ, कभी पीऊँगा भी नहीं। पूजा कहती कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वह कहता है नहीं यार, वाकई में तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता हूँ। तो पूजा बोली कि मैं कौन होती हूँ कि आप मुझे जो कसम खाते हो। यह सुनकर कसम दिलवाकर माँ कसम नहीं पीता हूँ। दोनों हैरान हो जाता है दोस्तों। बोलती है कि आखिर में जिसके पास सब कुछ छोड़ दिया हो, सब कुछ सारा कुछ इतना हो गया है, अब मुझे पीने से क्या फ़ायदा है। इतना कहकर दोस्तों वह जाकर अब शराब छोड़ देता है। काश आप पहले छोड़ दिए होते, खैर जो आपकी पत्नी आपसे जुदा नहीं होती। आप सुधर जाओ, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी। सुनकर मुझे बहुत बड़ा खुशी महसूस होता है, आपने छोड़ रखा है। सच बताओ, मैं दिल से यही कह रहा हूँ, बहुत सुकून मिला। यह सुनकर दोस्तों पूजा और प्रदीप के बीच तलाक का सबसे मुख्य कारण जो था वह यही था दोस्तों कि वह जो है कि शराब का बहुत बड़ा आदी था। अपने माँ बाप की कहा भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब के दिनों में पीकर मस्त रिया करता था दोस्तों। पूजा से भी मारपीट किया करता था और उसके इन्हीं आदतों से 2 साल में तंग आ चुकी थी और खुद को वह सास ससुर से आने की प्रदीप के माता पिता से भी उनसे यही कहते थे कि बेटा देखो यह तो सुधरेगा ही नहीं।
तुम्हारी ज़िंदगी है कट जाएगी। उसके बाद नालायक का निकम्मा है दोस्तों, बहुत समझाया लोगों ने। हालांकि वह प्रदीप को बहुत चाहती थी, लेकिन उसके इसी आदत से परेशान रहती थी। अंत में हार मानकर उसने तंग होकर उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया दोस्तों। पूजा कहती कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे खुशी हुई। और बताओ घर में कौन कौन है? यह मम्मी पापा कैसे हैं? आपकी छोटी बहन कैसे हैं? तुम्हारा छोटा भाई कैसा है? बहुत याद आती है दोस्तों। जो प्रदीप की छोटी बहन थी, भाभी को बहुत प्यार करती थी। प्रदीप बोला घर में सब ठीक है और छोटी बहन की भी शादी हो गई है 2 साल पहले। फिर उसने बोला कि आपने अपना नहीं किया क्या? तो नहीं माना क्या? गांव में मेरा नाम काफ़ी ख़राब था, तो लोग गांव छोड़ के मैं दिल्ली में रहता हूं, माँ बाप भी वहीं रहते हैं, लेकिन अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी लगती है, कट नहीं रही है। सोच रहा हूं कि कहीं शादी वगैरह कर लूं। फिर दोस्तों जो पूजा से पूछता है कि क्या तुमने भी शादी किया नहीं? अपना कहीं पूजा कहती है कि अभी तक तो नहीं किया हूँ, लेकिन दिल्ली में रहकर, इसलिए मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहीं रिश्ता लगा रखा है, तो शायद मेरी शादी 2 महीना में शायद मेरी शादी हो जाए। यह सुनता है तो बड़ा प्रदीप उदास हो जाता है। प्रदीप फिर वो बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं खाता पीता नहीं हूँ, सुधर गया हूँ, कमाने खाने लायक हूँ। उसकी मनसा यही थी कि शायद पूजा बोल दे कि अच्छा ऐसी बात हो तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पूजा बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि तुम्हारी शादी सलामत रहे, ज़िंदगी सलामत रहे, अपनी आदत को बनाए रखें और शादी कर लीजिए। कोई आपके साथ खुश तो रह सकती है, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपकी शादी जो है वह जल्दी हो जाए। दोस्तों रात करीब हो चुकी थी और पूजा कहती कि 2 रोटी लाए हूँ, चलो खा लेते हैं। प्रदीप कहता है कि 2 रोटी में तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा भरेगा, क्या फ़ायदा? बोले कि चलो पति पत्नी की समझ मिलकर बांट कर खा लेते हैं। जो भी हमारे पास है हमने बहुत ऐसा एडजस्ट किया हुआ है पहले, तो अब आप अच्छे भी हो गए हैं, और चलो कम से कम आज हाथ की बनाए हुए रोटी आप तो खा लीजिए। इतनी देर में ट्रेन बिरयानी बिरयानी कहकर जो बेचने वाले होते हैं आ जाते हैं दोस्तों। 2 बिरयानी लेता है, उसके बाद दोनों खुशी खुशी खाते हैं। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर था वह बोलता है भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ, ऊपर आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसके बाद दोनों इधर उधर सर करके सो जाते हैं, वहीं कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। एक ही कंबल में दोनों सो जाते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी। उसके ख्याल में यह सुधर चुका था और उसके ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीबी भी थी, मुझे छोड़कर मेरी शराब की वजह से चली गई, दूसरी शादी करने जा रही है, और काश मुझे अपना लेती तो शायद मेरा किस्मत हर घड़ी में सुधर जाता, मेरे पास आ जाओ। फिर यही दोनों सोच रहे थे दोस्तों। आधी रात से ज़्यादा गुजर गए, तभी जो है कि पूजा उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है क्या? इतना कहकर बोलता है हाँ लग तो रही है, क्या करो? फिर तो पूजा अपने बैग से एक मफलर निकालती है और उसके कानों में बंधवा देती है दोस्तों, और बोलती कि ठीक है अब सो जाओ आप। दोस्तों सुबह हो जाती है, दोनों चाय पीते हैं दोस्तों और बाहर जाके नाश्ता भी करते हैं दोस्तों। ट्रेन जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, दोनों उधर जाते हैं। प्रदीप जो उसके मफलर देने लगता है दोस्तों, उसको दिखाने लगता है, बोला कि बहुत अच्छा मफलर तुमने बनाया है, लगता है कि हाथों का बनाया हुआ है यह तो मफलर। बोली हाँ मैंने ही बनाया है, जिसने मैं शादी करूँगी मैं उसे यह मफलर दे दूँगी, दूसरा बना लूँगी। दोस्तों रख लेता है। उसके बाद जब जाने लगता है जेब डालता है, 2 जो उसके जेब में पड़े थे पूजा देने लगता है दोस्तों, और ये रख लो। कहीं पूजा कहती कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, आप पैसे रख लीजिए। इस तरीके से पैसे लेन देन कोई तुक नहीं बनता है दोस्तों। बोलता चलो मैं छोड़ देता हूँ जहाँ भी जाओगी। बोली नहीं मेरा एक फ्रेंड आ रही है, आप निकलो। इतने में पूजा की फ्रेंड आती है। बोलता अरे पूजा कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे सफ़र करने में? पूजा बोलती कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे क्या बताऊँ मेरा जो शलाकशुदा पति था वह भी भटकते भटकते मेरे पास सीट पर आ गया था, टिकट था नहीं, मुझे क्या बताऊँ सुधर गया, पीता खाता बिल्कुल भी नहीं है। उसे देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है, मुझसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन शायद कुछ नहीं कह पा रहा है। जब वह जाने लगता है तो सच बताओ मेरी आंखों से आंसू आ गए।
उसको जाते हुए देखता है तो सरिता बोलती है अब मरने दो, उसको ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको समझ में आएगा कि तू कितनी सुंदर है, उसको क्या पता शादी करने जा रही है। उसने बोला हाँ मैंने तो बता दिया उसको शादी करने जा रही हूँ। बड़ा उदास लग रहा था। बोली हाँ अब करने की ज़रूरत नहीं है, चल तेरे साथ जो रिश्ता मैंने ढूंढा है उससे तुम खुश हो जाएगी। इतना अच्छा लड़का है, कमाने खाने वाला बंदा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कल मेरे साथ चलना। अब दोस्तों सरिता जो है पूजा को अपने रूम पर लेकर चली जाती है। इधर जो प्रदीप अपने घर पर चला गया, उसकी गांधीनगर में जीन्स की फैक्ट्री थी दोस्तों, जिसमें से 20-30 लोग काम करते थे दोस्तों। अगले दिन प्रदीप अपनी फैक्ट्री पर पहुंचता है दोस्तों। उसी फैक्ट्री में जो सरिता थी वह काम करती थी। सरिता उससे आकर बोलती है कि सर वह जो लड़की मैंने आपसे बताया था उसके बारे में बात कर रखी थी, वह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की आपसे मिलना चाहती है, तो उससे मिलवा दूं क्या? तो प्रदीप कहता है कि हाँ यार मिलवा दो, तुम कह रही तो तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी ही होगी, बड़ी खूबसूरत होगी, ज़रा मैं भी तो देखूं यार, शादी करनी है। सरिता आगे आती है और पीछे से पूजा आती है दोस्तों। जैसे कमरे में घुसती है ऑफिस में, प्रदीप उसको देखकर चौंक जाता है दोस्तों। बोलता है कि तुम तो बोलती कि आप दोस्तों। प्रदीप उसको देखते ही चौंक जाता है। सरिता से बोलता है कि सरिता यही है लड़की? सरिता बोलता है हाँ सर यही वो लड़की है। जो प्रदीप हुआ पूजा से बोलता है कि तुम दोनों बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, तुम देख लो आपस में। सरिता से बोलता है सरिता यार तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत अच्छी है, लेकिन यार तो शादीशुदा लग रही है, तुम तो कह रही थी कि लड़की कुंवारी है। तो उसने बोला हाँ सर बिल्कुल कुंवारी है, आपकी कसम आप पूछ सकते हो, झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसकी शादी नहीं हुई है। प्रदीप बोलता है अरे यार सरिता तुम क्यों कसम खा रही हो, यही तो मेरी पहली पत्नी थी जिसे हमारा तलाक हो चुका था। अब दोस्तों वह शौक रह जाती है और वह सोचने लगती है प्रदीप को बताया लड़का बिल्कुल कुंवारी है, माँ बाप की गरीब जो उम्र जो 30-32 साल थी उसकी शादी नहीं पाई, लेकिन लड़की की यह दोस्तों। फिर जो प्रदीप बोलता है सरिता कहीं तुमने इसे नहीं बताया कि तुम कुंवारी हो? तो बोलती सर मैं इतना झूठ नहीं बोलती दोस्तों। इसके बाद प्रदीप पूजा से कहता है कि देखो सरिता जो हो गया सो समझ लो मेरे लिए भगवान है, ये अगर हमको मिलाना चाहते तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। अब मैं पीता खाता नहीं हूँ, आराम से कमाता हूँ और आराम से ज़िंदगी अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, किसी से भी तुम पता कर सकती हो। और भगवान ने मौका दिया तो एक बार फिर तुम मेरे मौका को मेरे पास ज़िंदगी में आ सकते हो, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, तुम चाहो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकती हो दोस्तों। उसके बाद पूजा की आंखों से आंसू निकल आते हैं, बोलती कि मुझे अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं किसी दोस्तों को पूछूंगा। उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है और बाहों में भर के रोने लगती है। एक बार दोनों दिन की ज़िंदगी बचती है दोस्तों, दोनों एक दूसरे से फिर से शादी कर लेते हैं दोस्तों। और सरिता का लाख लाख धन्यवाद करती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी शादी हो गई है दोस्तों। और वह फिर पूजा को अपने घर ले जाता है जहां उसके माँ बाप उसे देखते हैं दोस्तों। देखने के बाद वह पुरानी बहू को देखकर फिर से उनके माँ बाप की आंखों में आंसू झलक जाते हैं और वह खुशियों से लहर जाते हैं दोस्तों। इस तरह से कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का मन में या किसी के दिल में भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है दोस्तों। इस तरह से कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ समाज में चल रहे इस तरह से अफवाहों और चल रहे इस तरह से कमियों को दूर करना है दोस्तों। उन दोनों को फिर भगवान ने, ऊपर वाले ने फिर उससे मिलाता है दोस्तों। फिर अपने प्रदीप अपने घर में जाता है और अपनी पत्नी के साथ आराम से ज़िंदगी काटता है दोस्तों। ये कहानी आप लोग को सुनाकर कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे हम लोग को हौसला बढ़ता रहे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।